हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का प्राचीन इतिहास। राजस्थान के प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे मेवाड़ का प्राचीन इतिहास। मेवाड़ के बारे में जानेंगे कि मेवाड़ प्राचीन में क्या कहलाता था और मेवाड़ में कौन कौन से महाराणा हुए थे। तो हम फटाफट ये क्लास पहले पढ़ा चुके थे, लेकिन एक बार हम रिवीजन करेंगे मेवाड़ के बारे में। रिवीजन करेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास हम मेवाड़ के जितने भी राजा हुए और चित्तौड़ के बारे में हम फटाफट तुरंत इसको रिकवर कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। मेवाड़ के इतिहास में चित्तौड़गढ़ पढ़ेंगे हम। मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास में हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन। क्या कर रहे हैं? रिवीजन। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर है। चित्तौड़गढ़ समुद्र तल से 1850 मीटर ऊंचा है। यह मेसा के पठार पर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना। चित्तौड़गढ़ व्हेल मछली के आकार का है। चित्तौड़गढ़ व्हेल मछली के आकार का है। हमने चित्तौड़गढ़ के बारे में जाना है कि राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का मेसा का पठार कहा जाता है। गंभीर बेड़च नदी के संगम पर है। चित्तौड़गढ़ समुद्र तल की ऊंचाई से 1850 मीटर है। चित्तौड़गढ़ व्हेल मछली के आकार का है। और चित्तौड़गढ़ राजस्थान का लिविंग फोर्ट कहलाता है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का लिविंग फोर्ट कहलाता है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ मेसा के पठार पर स्थित है। गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर है। 1850 मीटर की ऊंचाई पर है। व्हेल मछली के आकार का है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का लिविंग फोर्ट कहा जाता है। अब चित्तौड़गढ़ के प्राचीन नाम क्या है? चित्तौड़गढ़ के प्राचीन नाम के बारे में जान लेते हैं। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागवाट, सीरी जनपद की राजधानी मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहा जाता है। नगरी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ पर स्थित है। ठीक, हमने ये पढ़ा है
कि शिवी जन राजस्थान राजधानी है। शिवी जनपद की मध्यमिका वर्तमान में नगरी कहा जाता है मध्यमिका को, और नगरी कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ पर। और मेदपाट यहाँ पर मेव या मेर जाति का शासन रहा होगा, इसलिए इसका नाम मेदपाट रहा। प्रागवाट, यह अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच पर यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ा हुआ है, प्रागवाट के बीच में बसा हुआ है, इसलिए इसे प्रागवाट कहा गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है, इसलिए इसे प्रागवाट कहा गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग किसने बनवाया है। चित्तौड़ दुर्ग स्टार लगा देना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग चित्रांगद मौर्य ने बनवाया। चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। और यहाँ पर राजा मान मौर्य का शासन था। अब चित्तौड़ में दो शासक होते हैं, उन दो शासकों के बारे में पढ़ते हैं। दो शाखा होती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़, इसकी दो शाखा है, गोहिल वंश और सिसोदिया वंश। गोहिल वंश के संस्थापक गोवादित्य के पिता का नाम शिलादित्य, इसके माता का नाम पुष्पावती दाइमा कमलावती। और इसका राज तिलक किसने किया था। राज तिलक मंडलिक द्वारा किया गया था। माता पुष्पावती। ठीक। सिसोदिया वंश का संस्थापक राणा हमीरदेव। इसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे गोहिल वंश के बाद में बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गोवादित्य गोहिल वंश की नींव रखता है। और गोवादित्य के पिता का नाम शिलादित्य और माता का नाम पुष्पावती, दाई माँ है कमलावती, राज तिलक करता है मंडलिक। और गोहिल वंश की नींव कब रखता है, 567 ईस्वी में। 567 ईस्वी में इसकी नींव रखता है। अब हम पढ़ते हैं बप्पा रावल। रतन सिंह तक करना हमें। दूसरा शासक हो गया बप्पा रावल। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है।
अधिकार कर लेता है। हारित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ को विजित कर लेता है। चित्तौड़ पर विजित कर लेता है। कब की बात है? 734 ईस्वी की। 734 ईस्वी। इसके बाद बप्पा रावल एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में करवाता है। उदयपुर में करवाता है। एकलिंग नाथ जी का मेला, यहां पे लिख लेता हूं पॉइंट लगा के। एकलिंग नाथ जी का मेला फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को पड़ता है। और ये कहां पर पड़ता है? कैलाशपुरी उदयपुर का। ठीक, ये पॉइंट लिख लेना। और बप्पा रावल के बारे में और पढ़ते हैं। बप्पा रावल को उपाधि कौन कौन देता है? बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज है। बप्पा रावल कोयल वंश का वास्तविक संस्थापक है। बप्पा रावल सोने का सिक्का मेवाड़ में सर्वप्रथम जारी करता है। बप्पा रावल सोने का सिक्का मेवाड़ में सर्वप्रथम जारी करता है। बप्पा रावल नागदा को राजधानी बनाता है। बप्पा रावल की उपाधि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद किसका है? श्यामल दास का ग्रंथ है। इसके अनुसार बप्पा एक उपाधि है। बप्पा रावल
बप्पा रावल की उपाधि किसने दी? बप्पा रावल की उपाधि भील सरदारों ने दी थी। भील सरदारों ने दी। भील सरदारों ने दी। क्यों दी? क्योंकि भीलों का कर माफ कर दिया था। माफ कर दिया था। बप्पा रावल की उपाधि भील सरदारों ने दी और भीलों का कर माफ कर दिया था, इसलिए बप्पा रावल को बप्पा की उपाधि दी गई। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक, मेवाड़ का वास्तविक राजा कौन था? एकलिंग नाथ जी। उसके बाद में हम पढ़ते हैं बप्पा रावल के बाद में बप्पा रावल का एक बेटा है खुमान द्वितीय। खुमान द्वितीय के बाद में आता है चौथा शासक अलट, जिसे आलू रावल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आलू रावल भी कहते हैं। ये इसके समय हुओं का आक्रमण होता है और हुओं की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करता है। बप्पा रावल का पुत्र है खुमान द्वितीय। उसके बाद में अलट होता है चित्तौड़ का शासक, उसे आलू रावल भी कहते हैं। इसके इसमें हुओं का आक्रमण होता है और हुओं की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह कर लेता। और एक और फैक्ट है, मेवाड़ पर सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना करता है। नौकरशाही की स्थापना करता है। अब हमारा शासक आता है रण सिंह। हम रण सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारा शासक आता है रण सिंह, जिसे करण सिंह भी कहते हैं। रण सिंह और करण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र थे। रण सिंह के दो पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था खेम सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था राहत। दूसरे पुत्र का रात था। अब हम पढ़ते हैं खेम सिंह के बारे में। खेम सिंह मेवाड़ में रावल शाखा की नींव रखता है। और दूसरा पुत्र राहत सिसोदा गांव में जाकर बस जाता है और वहां पर सिसोदिया वंश की नींव रखता है। वहां पर सिसोदिया वंश की नींव रखता है। इसके बाद में हमारा अगला शासक आता है सामंत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। खेम सिंह ने
मेवाड़ में रावण शाखा की नींव रखता है और उसके बाद में राहब जो सिसोदा गांव में जाकर सिसोदा गांव में जाकर बस जाता है और वहां पर सिसोदिया वंश की नींव रखता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सामंत सिंह। सामंत सिंह, सामंत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इसके समय हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के समय त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है। और त्राइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में होता है। और त्राइन के द्वितीय युद्ध में 1192 त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 त्राइन का द्वितीय युद्ध में मारा जाता है। और यह पृथ्वीराज द्वितीय की बहन प्रतापबाई से विवाह पृथ्वीराज द्वितीय की बहन प्रतापबाई से विवाह करता है। इसके बाद ये पृथ्वीराज द्वितीय की बहन प्रतापबाई से विवाह करता है। उसके बाद ये त्राइन के द्वितीय युद्ध में जाता है। त्राइन के द्वितीय युद्ध 1192 में किस के बीच में होता है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बीच में ये युद्ध होता है और इसमें सामंत सिंह मारा जाता है। अब हमारा अगला शासक आएगा जैत्र सिंह। यहां से हमारे जैत्र सिंह का समय क्या था? 1213 से 1252। जैत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। जैत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश होता है। यहाँ पे इल्तुतमिश चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। 1228 में भुत्ताला का युद्ध होता है। यहाँ पर जैत्र सिंह के समय 1223 से
1228 के मध्य की बात बताते हैं। ये पुताला का युद्ध, और ये पुताला का युद्ध जयचंद्र सूरी एवं अमीर मर्दन के अनुसार भूताला का युद्ध 1228 में हुआ। हमीर 1828 में भूताला का युद्ध होता है, जो जयचंद्र सूरी एवं अमीर मर्दन के अनुसार होता है। जयद्र सिंह के समय आहड़ को राजधानी बनाता है। जयद्र सिंह के समय आहड़ को राजधानी बनाता है। जयद्र सिंह आहड़ को राजधानी बनाता है। जयद्र सिंह के समय की बात ही है। उसके बाद आता है तेज सिंह। इनका शासनकाल इंपोर्टेंट है, और एक भूताला का युद्ध है जो 1228 में। तेज सिंह का सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट है, तेज सिंह इसका शासनकाल रहा 1252 से 1273। 1252 से 1273 इसका समय रहा। तेज सिंह के समय मेवाड़ में चित्रित ग्रंथ लिखा गया था। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ ये किसके ताड़ के पत्र पर लिखा जाता है। ताड़पत्र पर लिखा जाता है। ताड़पत्र पर लिखा जाता है, और किसके द्वारा लिखा जाता है। कमल चंद्र के समय लिखा जाता है। कमल चंद्र के समय लिखा जाता है। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ ताड़पत्र पर लिखा जाता है, और कमल चंद्र के समय लिखा जाता है। उसके बाद और कब लिखा जाता है ये 1261 में। 1261 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1261 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा जाता है, जो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे समर सिंह। इसके बाद में हम पढ़ेंगे समर सिंह। इसका शासनकाल 1273 से 1302 तक। 1273 से 1302 तक। समर सिंह को
कुंभलगढ़ प्रशस्ति पर किसकी प्रशस्ति पर? कुंभलगढ़ प्रशस्ति पर स्त्रों की शक्ति का अपहर्ता बताया गया। उसके बाद इसको एक समर सिंह को सिंह शत्रु का सिंह कहा जाता है। शत्रुओं का सिंह कहा गया। शत्रुओं का सिंह कहा गया। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना मालवा से गुजरात की ओर जा रही थी। मालवा से गुजरात की ओर जा रही थी। मालवा और गुजरात की ओर जा रही थी तो समर सिंह ने उन सेनाओं पर आक्रमण कर दिया। जा रही थी तो सेनाओं पर आक्रमण कर दिया। ठीक। समर सिंह के 2 पुत्र होते हैं। समर सिंह के 2 पुत्र थे। 2 पुत्र। पहले पुत्र का नाम था कुंभकर्ण। दूसरे पुत्र का नाम था रतन सिंह। कुंभकर्ण क्या करता है? कुंभकर्ण यहां से नेपाल चला जाता है और वहां जाकर सिसोदिया वंश की नींव रखता है। अब हम पढ़ते हैं रतन सिंह को। अब समर सिंह का यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण कर देता है और अलाउद्दीन खिलजी फिर इसका बदला लेने के लिए रतन सिंह पर आक्रमण करता है। किस पे करता है? रतन सिंह पर आक्रमण करता है। बाप का खामियाजा बेटे को भुगतना पड़ेगा तो रतन सिंह को यह खामियाजा भुगतना पड़ा। अब हम पढ़ेंगे रतन सिंह। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर, वीडियो ट्रेंडिंग में होना चाहिए। रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303। अब हम पढ़ेंगे रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण से चित्तौड़ का
प्रथम शाखा 1303 पर होता है। किसके नेतृत्व में? नेतृत्व पद्मिनी करती है और पद्मिनी करती है और पद्मिनी 1600 रानियों को लेकर 1600 रानियों को लेकर अग्नि जोहर कर लेती है। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण क्यों करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। रतन सिंह 1302 से 1303, इसका समय यह था। रतन सिंह की रानी द्वारा चित्तौड़ के रतन सिंह की रानी द्वारा चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। प्रथम शाखा 1303 पर रानी पद्मिनी द्वारा किया जाता है। रानी पद्मिनी द्वारा किया जाता है। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी क्यों करता है आक्रमण? या तो चित्तौड़ दुर्ग एक मार्ग पर रहता है जो मालवा और गुजरात के बीच पर पड़ता है, तो उधर निकलते हुए अलाउद्दीन खिलजी की नजर चित्तौड़ पर पड़ती है। चित्तौड़ एक दुर्ग, अबोध दुर्ग होने के कारण, सुंदरता के कारण, इसलिए उसकी आकांक्षा ये भी रही होगी। अलाउद्दीन खिलजी की एक आकांक्षा ये भी थी, उसका राज्य विस्तार बढ़े, और वह एक महत्वाकांक्षी भी था। और एक रानी पद्मिनी की वजह से, जो रानी पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी, इसलिए उसकी सुंदरता पर मुक्त होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया होगा। उसके बाद चित्तौड़ एक व्यापारिक और एक शक्तिशाली व्यापारिक केंद्र था, इसलिए वो चित्तौड़ पर भी आक्रमण करने की चाह रखता होगा। यहाँ ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख कारण थे चित्तौड़ पर आक्रमण करने के। ठीक है, अब हम रतन सिंह की रानी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण प्रथम शाखा होता है और 1303 पर रानी पद्मिनी द्वारा किया जाता है। इसके बाद रतन सिंह के दो सेनापति थे चाचा व मेरा। वो भी चाचा व मेरा सेनापति थे जो मारे गए। और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीतकर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देता है। अब चित्तौड़ का नाम क्या रखता है? खिजराबाद। चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा नाम खिजराबाद रख देता है। अब खिजराबाद कब रखता है? यह बात थी 1303 चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को जीत लेता है। और चित्तौड़ का नाम
उसके पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख देता है। खिजराबाद रख देता है। खिजराबाद रख देता है। उसके बाद चित्तौड़ के 3 शाकों के बारे में पढ़ लेते हैं कि चित्तौड़ के 3 शाखे हुए। टेबल से याद करेंगे। सन, शासक, जौहर, सन, शासक, जौहर और आक्रमणकारी। आक्रमण कौन करता है? सन 1303 की बात है। शासक था रतन सिंह और जौहर पद्मिनी के नेतृत्व में होता है और 1600 रानियों का अग्नि जोर होता है। 1600 रानियों का अग्नि जोर होता है और आक्रमण कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। पहला शाखा हमारा 1303 का प्रथम शाखा। 1303 का प्रथम शाखा, यह हमारा प्रथम शाखा है। द्वितीय शाखा हमारा 1534-35, शासक था विक्रमादित्य। शासक था हमारा विक्रमादित्य। रानी कर्मावती द्वारा 16,000 भी बताते हैं और 13,000 भी बताते हैं। उनका अग्नि जोर 16,000 या 13,000 रानियों का अग्नि जोर। यहां पर कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। और यहां पर कौन करता है? 1534-35 में विक्रमादित्य द्वारा रानी कर्मावती 16,000 से 13,000 रानियों का अग्नि जोहर करता है। तीसरा जोहर हमारा 1567 व 68, यहाँ का शासक था उदय सिंह, दूसरा शाखा, और तीसरा शाखा। उदय सिंह के समय रानी फूल कवर 700 रानियों सहित अग्नि जोहर करती है। 700 रानियों सहित अग्नि जोहर करती हैं। और यहाँ का शासक कौन था? अकबर था। 1534-35 में दूसरा शाखा विक्रमादित्य, जो रानी कर्मावती 16,000 13,000 रानियों का अग्नि जोहर करते हैं। 16,000 रानी एग्जैक्ट है, कोई ये अपवाद है, 13,000 नहीं थी वहां, 16,000 रानियों सहित वो कर्मावती वहां पर जोर करती है। और तीसरा शाखा हमारा 1567-68 में तीसरा शाखा उदय सिंह द्वारा रानी फूल कवर व 700 रानियों द्वारा सहित अग्नि जोहर करती है और अकबर द्वारा वहां पर आक्रमण होता है।
चित्तौड़ के शासक शासकों को चित्तौड़ के शासकों को कर्नल जेम्स टोड चित्तौड़ के शासकों को कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल जेम्स टोड ने विदेशी बताया। कर्नल जेम्स टोड ने विदेशी बताया। चित्तौड़ के शासकों को ब्राह्मण चित्तौड़ के शासकों को ब्राह्मण जो कि वल्लभ नगर गुजरात का बताया। आनंदपुर का बताया। आनंदपुर के ब्राह्मणों का बताया। आनंदपुर के ब्राह्मणों का बताया। दोस्तों हमारा यहीं पर सेशन खत्म होता है। हमने चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़े, चित्तौड़ के शासकों के बारे में पढ़े और हमने 3 शाखा पढ़े। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ की विदेशी जातियां भी बताई हैं और यहाँ डॉक्टर हीराचंद ओझा ने भी विदेशी जाति बताया है और इसके बाद में आनंदपुर के ब्राह्मणों को बताया है और चित्तौड़ आदिल शाह नौशेखा की कर्नल जेम्स टोड और हीराचंद ओझा ने कर्नल जेम्स टोड व मुनोत नैन्सी आदिल शाह नौशेखा की संतान बताया। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। मुनोत नैन्सी को अबुल फजल कहा जाता है। अबुल फजल ने बताया आदिल शाह नौशेखा की संतान। किसने बताया था? अबुल फजल ने। और अबुल फजल एक और रहता है खजाइन उल फतूह से पद्मावत ग्रंथ लिखता है मलिक मोहम्मद जायसी जो चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा हो उसके बारे में उसका वर्णन मिलता है। किस पे? पद्मावत ग्रंथ पर। किसका वर्णन मिलता है? चित्तौड़ के प्रथम शाखा का वर्णन मिलता है जिन्होंने पद्मिनी ने जोर किया और अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों किया। और जब रतन सिंह के दरबार में कौन रहता था? रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नामक एक पंडित रहता था जो ये काला जादू भी कर जानता था। क्या कर जानता था? काला जादू टोना कर जानता था। तो यहां से रतन सिंह ने राघव चेतन को बाहर निकाल दिया था और बाहर निकालने के बाद राघव चेतन रतन सिंह से नाराज होकर वह कहां चला जाता? अलाउद्दीन खिलजी। और क्यों निकाला राघव चेतन? जब रानी पद्मिनी को छुप कर देखता था इसलिए राघव चेतन को बाहर निकाल दिया था, तो दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है।
दोस्तों हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को ट्रेंडिंग में होनी चाहिए। ये क्लास को जितनी हो सके उतनी से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्लास को ट्रेंडिंग में लेके आ जाओ, क्योंकि दोस्तों मैंने इतनी मेहनत की, आज एक ही साथ राहुल शाखा के सभी टोटल शासकों का यहाँ पर वर्णन कर दिया है, आपके सामने पढ़ा दिया है। तो दोस्तों आपका इतना तो हक बनता है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस क्लास को ट्रेंडिंग में लेकर आवे। दोस्तों यहीं तक हमारा सेशन था। अच्छा सेशन लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और आगे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों तब तक हम चलते हैं, अब मिलते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो हम पढ़ेंगे राणा शाखा, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। मान महान दिग्गज जो कुंभा सांगा इनके बारे में पढ़ेंगे। और चित्तौड़गढ़ का एक और वाक्य रह जाता है, जो दरड़ राखी धर्म को होती है राखे करता है, जो धर्म की राह पर चलता है उसके साक्षात भगवान भी दर्शन करता है। तो दोस्तों इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चलते हैं, तब तक धन्यवाद दोस्तों। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।